नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, हाँ, इसका सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है। पहले वीडियो में हम लोगों ने इनका नॉमेनक्लेचर और थोड़े बहुत सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। यहाँ तक बेसिक प्रिपरेशंस जो होते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया तुम्हारा अल्कोहल्स का, फिर उसके बाद तुम्हारा डिहाइड्रोजनेशन हो गया, फिर अलग अलग तरह के ऐसे रिएक्शंस हम लोगों ने देखे। और इन सब में क्या चीज कॉमन थी? एक चीज जो कॉमन थी वो थी कि तुम्हारा एल्डिहाइड भी कभी कभी बन सकता है, कीटोन भी कभी कभी बन सकता है। नाउ वी आर गोना लुक एट सम स्पेसिफिक रिएक्शंस, थोड़े बहुत ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने में मदद करेंगे, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, some important methods for the preparation of only aldehydes are given below। सबसे पहला है हमारा पहला नेम्ड रिएक्शन, दैट इज द रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, रोजनमंड रिएक्शन बोलते हैं इसे। नाउ एसाइल क्लोराइड्स और एसिड क्लोराइड्स इन हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। पैलेडियम कैटलिस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कैरियर, इट प्रोवाइड्स अ सरफेस for the hydrogen to basically get attached to that surface। ठीक है, इसलिए तुम्हारा पैलेडियम कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। supported over a partially poisoned by supported over and partially poisoned by the addition of sulfur और बेरियम सल्फेट। ठीक है, सल्फर या बेरियम सल्फेट को हम लोग इस एसाइल क्लोराइड के अंदर डालते हैं। तो व्हाट डू वी डू? हम लोग इसे हाइड्रोजनेट कर रहे हैं। हाइड्रोजनेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पैलेडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा सरफेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द H2 टू एक्चुअली गो इनटू द एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड, और यहां से तुम्हें एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, इसको कैसे होता है देखते हैं। और हम लोगों ने इस पूरे के पूरे एसिटाइल क्लोराइड जो है इसको पॉइजन कर रखा है, दैट इज वी हैव एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फर या फिर बेरियम सल्फेट, बेसो4 हम लोगों ने डाल के रखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? अगेन तुम्हारा ओएल मतलब डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड तुम्हारा निकल के आ रहा है। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको भी हम लोग H2 गैस से हाइड्रोजनेट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और एट द सेम टाइम इसे हम लोगों ने पॉइजन कर रखा है बाय यूजिंग हमारा बेरियम सल्फेट, और या फिर सिर्फ और सिर्फ सल्फर का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे रिएक्शन को पॉइजन कर दिया। नाउ क्या होगा? ये रिएक्शन के अंदर तुम्हारा ये जो बेंजोइल क्लोराइड है वो तुम्हारे पैलेडियम के पास जब आता है, पैलेडियम के सरफेस पे पूरा का पूरा तुम्हारा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की कोटिंग बनी रहती है, बिकॉज हाइड्रोजन वहां पे स्टक, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से वहां पे स्टोर हो पाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज प्लैटिनम या पैलेडियम इलेक्ट्रोड्स। नाउ अब क्या हो रहा है? तुम्हारा सरफेस पे हाइड्रोजन है, सरफेस पे तुम्हारा बेंजोइल क्लोराइड भी है, तो तुम्हारा रिएक्शन आसानी से आगे की तरफ बढ़ेगा एंड यू विल गेट एन एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यू आर प्रैक्टिकली रिमूविंग एज क्लोरीन एटम। एक हाइड्रोजन जो है यहां पे अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन तुम्हारा HCl बना के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक तुम्हारा HCl बना के बाहर निकल जाएगा, ये वाला, और एक यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन है उसमें ये दोनों के दोनों HCl बना देंगे, ये तुम्हारा यहाँ पे स्टक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। नाउ formaldehyde cannot be prepared by this method because formal chloride HOCl is unstable। HOCl is unstable at room temperature, and basophore and sulfur act as poison to the palladium catalyst and thus prevent the aldehyde from being further reduced to alcohols। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाता है? प्रिवेंट्स द एल्डिहाइड फ्रॉम बीइंग फर्दर रिड्यूस टू तुम्हारा अल्कोहल। सो वी कैन नॉट फॉर्म हमारा HOCl, दैट इज हमारा यहाँ पे क्या था वो, फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग इसे बना नहीं सकते। क्लियर हो गया ये बात? सो दिस इज नोन एज रोजनमैन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ व्हाट? किसको हाइड्रोजनेट कर रहे हैं हम लोग? एसाइल क्लोराइड्स को। एसाइल क्लोराइड्स को हम लोग हाइड्रोजनेट कर रहे हैं टू गेट हमारा एल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईथर्स, तो कल की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन डिस्कस किया था, वी आर जस्ट रिपीटिंग आवरसेल्व्स। ठीक है, सो
नाइट्राइल क्या होता है? साइनाइड ग्रुप को ही हम लोग नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। कल थोड़ा डिस्कशन हो रहा था ना क्लास के एंड में। सो नाइट्राइल ग्रुप्स है। नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग इमाइन्स विद द स्टैनस क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। स्टैनस क्लोराइड एसएन सॉरी SOCl2 बोल रहा हूं, SnCl2, SN stannous chloride. Stannous chloride in the presence of hydrochloric acid which on hydrolysis gives the following aldehyde. ठीक है, तो तुम्हारा RCN सबसे पहले क्या बना? RCH डबल बॉन्ड NH 1 अमाइन। ठीक है, हाँ 1 डिग्री अमाइन या फिर इमाइन तुम्हारा बन गया। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम्हारा RCHO बन जा रहा है। ठीक है, सो इमाइन, फिर उसके बाद तुम्हारा एल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले तुम्हारे पास ये जो CN है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे पहले CH डबल बॉन्ड NH बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो HCl है, इसने इसके साथ तुम्हारा रिएक्ट कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड इमाइन बना, डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पे बन के निकल के आ रहा है, और एट द सेम टाइम तुम्हारा एल्डिहाइड बन रहा है। आफ्टर क्या? जब तुम्हारा इसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो। ठीक है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही क्या कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग दी H3O प्लस आयंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही तुम्हारा क्या कर रहा है? H3O प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। योर हाइड्रोनियम आयन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो नाइट्राइल, स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या देगा तुम्हें? इमाइन। और तुम्हारा H3O प्लस तुम्हें क्या देगा? एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट होने पर तुम्हारा एल्डिहाइड बन जा रहा है। ये हम लोग अगले चैप्टर में इसके बारे में और सीखेंगे अमीन्स के अंदर। ठीक है, दिस इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। ऑल्टरनेटिवली डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कल मैंने इसका ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया था तुम लोगों को। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज यहाँ पे CH3 CH, उसके नीचे भी CH2, फिर उसके बाद यहाँ पे CH2, यहाँ पे फिर उसके बाद W2ALH। ठीक है, दिस लिटरली लुक्स लाइक दिस। एक साइड में एक है तुम्हारा, दूसरी साइड में दूसरा है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल 2। ठीक है, आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डिबाल H is used to reduce nitriles selectively to imines which upon hydrolysis gives aldehydes. So RCN को तुमने क्या कर दिया? रिड्यूस करके इमीन्स बना दिया, इमीन्स को तुमने हाइड्रोलाइज करके क्या कर दिया? एल्डिहाइड्स बना दिया। सो यहाँ पे दोनों के दोनों जगह में तुम्हारा इमीन्स बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे रोजनमैन रिएक्शन में भी तुम्हारा इमीन्स बन रहा है, सॉरी रोजनमैन बोल रहा हूं मैं, स्टीफन्स रिएक्शन में तुम्हारा ये बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग डिबाल H का इस्तेमाल करते हैं, हाँ बोलो, कुछ डाउट है? रोजनमैन मैंने गलती से बोला था। हम्म हम्म कहाँ पे? वहां पे भी तो एक ही H है, ये देखो एक ही H है यहाँ पे। हाँ हाँ, एक ही H है, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में HCl में एक H है, वो हाँ, जो रिमाइन बन रहा है उसमें 2 H है, ये कह रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा। तो क्या हुआ? 2HCl, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन थोड़ी लिखा है इन्होंने यहाँ पे। दिस इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन ना। नहीं, यहाँ पे दिस इज नॉट, ये तो देख के ही पता चल रहा है बैलेंस नहीं है हमारे पास। देखता हूं मैं इसको। ठीक है, दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन, सिंगल लाइन रिएक्शन है नहीं ये, एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तुम्हारा, मल्टीपल अलग अलग लेयर्स में बन रहा है। इसको अभी के लिए से याद रख लो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस तुम लोगों को याद करके ही रखना है, डोंट गो टू डीप इनटू दैट। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, देखो जिस रिएक्शन के अंदर तुम्हारा वो लिखा रहता है, बुक के अंदर ही लिखा रहेगा किस तरह से तुम्हारा वो पूरा का पूरा ये जा रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? मैकेनिज्म जो है वो तुम्हारा वहां पे बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर तुम्हें बनाना ही है, जहां पे नहीं बनाना है उसको रट लो। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को तुम्हें यही करना है एट द एंड ऑफ द डे। जितना ज्यादा रिएक्शंस तुम रोट लर्न कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, थोड़े बहुत है लाइक 30 to 40% के अंदर मैकेनिज्म भी दिख जाएगा तुम्हें, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर टू बी रोट लर्न ओनली। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दूसरे वाले देखो, ये क्या है तुम्हारा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को तुमने एक नाइट्राइल के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला तुम्हें, इमीन्स बन गया। इमीन्स को तुमने हाइड्रोलाइज कर दिया। हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या होता है, H2O ऐड हो गया। ठीक है, हाइड्रोलाइज करने पे तुम्हें CHO मिल गया प्लस NH3। ये NH2 जो है वो तुम्हारा NH3 बन गया है। यहाँ पे RCH जो है, यहाँ पे तुम्हारा O निकल के आ गया, एक O तुम्हारा यहाँ पे चला गया, सो यूर गेटिंग एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड मिल जा रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, सो रोजनमैन रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, ठीक है, डिबाल एच, समझ में आ गया। ये तीन अलग अलग रिएक्शन है। रोजनमैन रिएक्शन के अंदर क्या था, नाइट्राइल को क्या किया था हम लोग, एसाइल क्लोराइड को हाइड्रोजनेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ पेलिडियम और, हाँ, सल्फर या फिर बासोफोर के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारा वो रिएक्शन पॉइजन हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, हमें क्या मिला, हाँ, एल्डिहाइड मिल गया। और क्या नहीं बन सकता यहाँ पे, अल्कोहल नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता। यू कैन नॉट हैव फॉर्मेल्डिहाइड। अरे वो तुम्हारा ये कर देता है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, क्योंकि तुम्हारा अल्कोहल बनने से रुक जाता है। अल्कोहल, सी दिस इज आल्सो नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। अल्कोहल बनेगा फिर ही तो तुम्हारा वो रिएक्शन क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर अल्कोहल ही नहीं बना तुम्हारे पास तो फिर फायदा क्या है। That's what they're trying to say. देखो, formaldehyde cannot be prepared by this method because formal chloride HOCl is unstable at room temperature. Basophore and sulfur acts as poisons to the palladium catalyst and thus prevent the aldehyde from being further reduced to alcohols. ठीक है, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसका भी मैं एक बार क्या बोलते रिएक्शन देख लूंगा तुम लोगों को, अगर डाउट है तो मैं देख फिर से एक बार देख के बता दूंगा तुम लोगों को। अगला, सो दूसरा जो डिबाल एच वाला है उसको देखो यहाँ पे। ठीक है, सो डिबाल एच के अंदर क्या हो रहा है तुम्हारे पास, नाउ CH3CH तुम्हारा डबल बॉन्ड CH, CH2CH2Cl, ये नाइट्राइल ग्रुप हो गया तुम्हारे पास। इसको तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया है और उसके बाद तुमने इसे हाइड्रोलाइज भी कर दिया। तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा चेंज तो तुम्हारा वैसा का वैसा ही रहेगा। इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक दिस, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2CH2Cn, ये तुम्हारा CH3CH CH CH2 यहाँ पे Cn की जगह क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, CHO बन जाएगा। ठीक है, यू विल गेट CHO, तुम्हारा हेक्स 1 2 3 4, हेक्स 4 इन 1 अल। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में तुम्हारा एल्डिहाइड है। सिमिलरली एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड्स विद डिबाल एच, तुम्हारा जो एस्टर है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, डिबाल एच, सो CH3 CH2 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 9 बार। ठीक है, CH2 तुम्हारा 9 बार तक जा रहा है, C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो है ये हट जाएगा देयरफॉर, और उसके बाद एक H तुम्हारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो एस्टर तुम्हारा यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे तुम्हारा एक एल्डिहाइड बना देगा, एक जगह पे एल्डिहाइड बनाएगा, दूसरे को वो हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल बना देगा। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे पास कौन कौन सा रिएक्शंस निकल के आए, सबसे पहले हम लोगों ने रोजनमैन रिएक्शन देख लिया जिसमें हाइड्रोजनेशन होता है, दूसरे के अंदर हम लोगों ने स्टीफेंस रिएक्शन देखा है, और हम तीसरा क्या है, एस्टर्स में से भी निकाल रहे हैं, डिबाल एच और हाइड्रोजनेशन। ठीक है, डिबाल एच और हाइड्रोजनेशन, या फिर तुम्हारा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन नहीं सॉरी, हाइड्रोलिसिस करके हम लोग एल्डिहाइड बना रहे हैं। Now, from hydrocarbons, aromatic aldehydes, benzaldehydes, and its derivatives are prepared from aromatic hydrocarbons by the following method. सबसे पहले क्या है तुम्हारा, by the oxidation of मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं हम लोग,
टॉलीन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टॉलीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स to benzoic acid. In this method, oxidation is stopped at the aldehyde stage with suitable reagents that convert the methyl group into an intermediate that is difficult to oxidize further. Following oxidizing agents are used for this purpose. तो क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसको अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना नहीं है, बीच में कहीं पे जाके इसे रोक देना है, और रोकने के बाद हमें क्या मिलता है, तुम्हारे पास यहां पे एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, हमें एल्डिहाइड पे ही हम लोग इसे रोक देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रोमियल क्लोराइड CrO2Cl2। सो क्या किया हम लोगों ने, टाउलिन को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्रोमियल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन क्लोराइड। इसे हमें क्या मिला, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ये पूरा का पूरा जो दो हाइड्रोजन है वो तुम्हारा हट गया, उसके जगह तुम्हारे ये दो मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग CH इसकी जगह क्या हो गया, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है तुम्हारे हट के तुम्हारे यहां पे आ गया Cr, यहां पे एक क्या था, हाँ, CrOH Cl2, CrOH Cl2, ठीक है। ये दो अलग अलग तुम्हें मिल गए, CrOOH, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने। OCrOH Cl2, OCrOH Cl2। तो ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, CrO2Cl2 क्यों ही नहीं लिख लेते, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन है उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, नॉट विद क्रोमियम। यहाँ पे इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, नॉट विद क्रोमियम, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग फिर क्या करेंगे, एक एसिड के थ्रू हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो ये है हट गया, एक ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पे जाके जुड़ गया, तो हमें क्या मिला, हमें बेंजाल्डिहाइड मिल गया। सो व्हाट डू वी डू हियर, सबसे पहले वी यूज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियल क्लोराइड CrO2Cl2 का इस्तेमाल किया, वो तुम्हारा इस तरह से जुड़ भी गया, देखो CrO2Cl2, और यहां पे एक H आ गया तुम्हारे पास, ये जो H हम लोगों ने हटाया था ना यहां से, CH करके रखा था, उसमें से एक H हटा दिया और ये H यहां पे लाके लग गया। फिर उसके बाद ये सारा का सारा तुम्हारा हट जाएगा और तुम्हारा सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा रहेगा, एंड यू विल गेट CHO। हाँ, कहाँ पे, कहाँ पे, ये CH2 कार्बन सल्फाइड, CH2 है वो, CH2 नहीं है वो, CH2। वो डायग्राम में कौन सा बनाया, हाँ, ये जो है ना तुम्हारा यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुको, सी क्या है तुम्हारे पास, यू हैव अ बेंजीन रिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास है CHHH, ठीक है, तुम्हारे पास ये तीन H है। अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये दो H हटा के तुम्हारे पास OCrOCl2 लगा दिया, यहाँ पे OCrOHCl2 लगा दिया। दिस इज व्हाट दिस, ये डायग्राम ही है, ये दिस इज एग्जैक्टली दिस डायग्राम, ये देखो CH फिर दो तुम्हारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए, हाँ, ये तुम्हारे लगे हुए हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज द तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, ये एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा एसिड के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड क्रिएट कर देगा, इट विल क्रिएट बेंजाल्डिहाइड। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। नाउ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, toluene or substituent toluene on treatment with CrO3 in acetic anhydride gets converted into benzylidene
डाई एसिटेट, बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट। तो CrO3 इज ऑल्सो व्हाट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी तुम्हारा एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और सब रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसा दिखता है तुम्हें? कैसे होता है बताओ? हाँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C, सॉरी, CH3। इस तरह से तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड दिखता है। दिस इज हाउ एसिटिक एनहाइड्राइड लुक्स लाइक। क्यों? क्योंकि दो एसिटिक एसिड जो है अपना एक पानी का मॉलिक्यूल खो देते हैं और अपने आप को एसिटिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर देते हैं। देख लो, CH3 COOH, CH3 COOH, यहां से एक तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल हट गया। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे एक और O है। एक पूरा का पूरा पानी का मॉलिक्यूल दो एसिटिक एसिड में से निकल जाने के कारण तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड बोला जा रहा है। एनहाइड्राइड मतलब पानी निकला हुआ मॉलिक्यूल। ठीक है। सो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तुम इसे रिएक्ट करा रहे हो एट 273 टू 280 केल्विन, दैट इज 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसे तुम अगर रिएक्ट करा रहे हो तो सेम चीज ऊपर जैसे हुआ था वैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पे बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट, दैट मींस CH की जगह दो हाइड्रोजन हट चुके हैं तुम्हारे पास। दो हाइड्रोजन, CH3 था तुम्हारे पास, दो हाइड्रोजन हट के तुम्हारा यहाँ पे क्या निकल क्या डाला? हाँ, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसको हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने गर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। हाँ, HCl या फिर कोई भी एसिड हो तुम्हारे पास जो तुम्हारे हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, उसके साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? बेंजाइल बेंजाल्डिहाइड। वी गॉट बेंजाल्डिहाइड, हमें मिल गया। समझ में आ गया? सो अगेन, टाउलिन, क्रोमिक ऑक्साइड, है ना? क्रोमिक ऑक्साइड तुम्हारा, या ये क्या है? एसिटिक अनहाइड्राइड। 0 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट करने पर हमें क्या मिलेगा? बेंजाइलिडीन एसिटेट, डाई एसिटेट, दो अलग अलग है। बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट, इसको तुम अगर एक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड। ठीक है। इस वाले रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है? बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो अगर एक रिएक्शन याद कर रहे हो, दूसरा रिएक्शन इसके साथ साथ एक साथ याद करो। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है। दिस इज नोन एज इटार्ड्स रिएक्शन। तो पहले क्या हो रहा था तुम्हारे पास? हाँ, क्रोमोयल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा था। यहां पे तुम्हारे पास क्रोमिक ऑक्साइड और तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। बोथ ऑफ देम आर फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स। तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करा के हमारा बेंजाल्डिहाइड क्रिएट कर रहे हैं। एनी डाउट्स इन दिस सेक्शन? इस वाले रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है? ये दोनों के दोनों साइड बाय साइड एक साथ याद कर लोगे? 3-4 बार लिख के देखना। आगे बढ़ते हैं। नाउ, बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है। टाउलिन ऑन क्लोरिनेशन गिव्स बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजाइल डाइहैलाइड। दिस रिएक्शन इज कमर्शियल मेथड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो टाउलिन को तुमने क्या किया? क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, HU, दैट इज लाइट के प्रेजेंस में, एनर्जी तुम्हें लाइट एनर्जी के फॉर्म में दी तुमने। ठीक है। हमें पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में तुम्हारा जो क्लोरीन गैस है वो तुम्हारा स्प्लिट हो जाता है इनटू इंडिविजुअल क्लोरीन एटम्स। ठीक है। नाउ फिर उसके बाद तुम्हें क्या मिला? बेंजाइल क्लोराइड, दैट इज CH2, CHCl2 मिल गया तुमको। अब इसको तुमने क्या किया? H2O के साथ रिएक्ट कराया तो तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया जिसके कारण तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड मिल गया। सो व्हाट वाज द प्रोसेस, डिड यू अंडरस्टैंड? सबसे पहले Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या हुआ? तुम्हारा स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होके तुम्हारे दोनों के दोनों क्लोरीन एटम्स ने क्या किया? दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स को बाहर निकाल के अपनी जगह बना ली। तो CH3 से CHCl2 बन गया। CHCl2 को तुमने क्या किया? तुमने उसे पानी में रखा, पानी में रखा एट बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा ये Cl2 तुम्हारा हट गया। Cl2 तुम्हारा हट के तुम्हारा यहां पे CHO बन गया। क्लियर? एनी डाउट्स यहां पे? आगे बढ़ते हैं।
बाय द गेटरमैन कॉक रिएक्शन। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार करने वाले हैं हम लोग गेटरमैन कॉक रिएक्शन। व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? AlCl3। हाँ, AlCl3 से अगर पानी हटा दो, क्रिस्टलाइन स्टेट से उसका पानी हटा दोगे तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन तीनों का अगर हम लोग इस्तेमाल करते तो क्या मिलेगा हमें? हाँ, वी विल गेट हमारा बेंजाल्डिहाइड। So when benzene and its derivative is treated with carbon monoxide, hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride और cuprous chloride, cuprous chloride का सिंबल क्या होगा? कुप्रस, Cu2Cl2। कुप्रम, कुप्रिक का होता है +2, कुप्रम का होता है +1, Cu का +1। तो कुप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। एक सेकंड रुको, अच्छा हाँ, अरे Cu2Cl2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CuCl भी तो लिख सकते हैं। नहीं, अरे CaO, ठीक है, कैल्शियम का क्या है? +2, ऑक्सीजन का क्या है? -2। यहाँ पे Ca2O2 थोड़ी लिखोगे तुम, क्या लिखते हो? CaO, है ना? Cu2O2 को Cu क्या बोलते हैं? यहाँ पे यही लिखा है इन्होंने, CuCl करके लिख दिया। कुप्रस क्लोराइड, समझ में आ गया? दिमाग में क्यों नहीं आया ये? CuCl तुम्हें मिल गया यहाँ पे, और ये तुम्हारा एल्डिहाइड बना दे रहा है। ठीक है, इट इज मेकिंग एन एल्डिहाइड फॉर यू। ये बात समझ में आ गई? इजी रिएक्शन है, कोई ज्यादा कुछ हमें तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेटरमैन कॉक रिएक्शन। तो बेंजीन से डायरेक्टली अगर तुम एक कंपाउंड बना रहे हो, यूजुअली वो गेटरमैन कॉक रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक है, बेंजीन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लेन एंड सिंपल बेंजीन था, और उससे तुम्हारा क्या निकल के आया? यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड निकल के आ गया। ठीक है, क्या क्या लिया तुमने? कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या है पता है? बिना पानी वाला हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ तब बोला जाता है जब वो पानी के अंदर होता है, वरना उसको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलते हैं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, या फिर कुप्रस क्लोराइड CuCl। ठीक है, इन सबका इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से करने की कोशिश करो। ठीक है, दिस इज वन मेथड दैट आई हैव लर्न। ठीक है, दिमाग में 2 बार पढ़ो। ठीक है, किसी और को समझाने की तरह तुम याद करो। ठीक है, मेरा भी अभी रिवीजन ही हो रहा है, थोड़े बहुत रिएक्शंस में कभी कभी थोड़ी थोड़ी जगह मैं भी भूल जाता हूँ। आई एम अ टीचर बट आई ऑल्सो फॉरगेट। तो क्या करना है? रिएक्शन को 2 बार मैंने बोला, 2 बार बोल के मेरे दिमाग के अंदर वो वापस फीड हो गया। अब मैं तुम्हारे सामने वही रिएक्शन को फिर से बोल रहा हूँ। बेंजीन, कहीं देखने की जरूरत है, बोर्ड मत देखो। ठीक है, आप क्या करो? बुक को पढ़ो, बुक को पढ़ के अपने क्या बोलते हैं मिरर के सामने जाओ, मिरर के सामने जाके उसी रिएक्शन को वैसे बोल सकते हो क्या, देखो। ठीक है, तो क्या था तुम्हारे पास? तुम्हारे बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर अनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। तो हमें क्या मिलेगा? पानी चाहिए? हाँ, लेके आता हूं, एक सेकंड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, हमें क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड। खत्म, फिनिश्ड। ये वाला रिएक्शन भी हमारा खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था? एक्चुअली 11th क्लास में ही हम लोगों ने सीखा था क्या करना? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना। ठीक है, RMgX, RMgX is known as the Grignard reagent. So acyl chlorides on treatment with dialkyl cadmium, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम गिव्स अस कीटोन। डाई अल्काइल कैडमियम क्या है तुम्हारे पास? हाँ, Cl2CD, डाई अल्काइल कैडमियम। नाउ यहां पे RMgX द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कैडमियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ तुम्हारा क्या देगा? ड्राई ईथर हमें डाई अल्काइल कैडमियम दे देगा, और हमें RxCl दे देगा। अब इसको क्या करना है हमें? यहां तक खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारे पास 2R डैश नहीं, एक सेकंड। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे?
सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या मिल रहा है हमें, डाई अल्काइल कैडमियम मिल रहा है। दैट इज कैडमियम के दोनों साइड में तुम्हारा एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तुमने डाई अल्काइल कैडमियम बनाया, इस डाई अल्काइल कैडमियम को तुमने असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया। सबसे पहले जो हमें बनाना है वो है हमारा डाई अल्काइल कैडमियम, दैट इज तुम्हारे पास R2CD। ठीक है, R2CD पहले बनाना है। इस R2CD को ही हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसके कारण क्या मिलता है हमारे पास, यहां पे तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O के जगह यहां पे जो Cl है वो हटके एक R तुम्हारा यहां पे जुड़ जाएगा। R तुम्हारा यहां पे जुड़ गया और तुम्हारा दो R क्यों लग रहा है, दो कीटोन के दो तुम्हारा एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहां पे RMgX को हम लोगों ने रिएक्ट कराया विद कैडमियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोगों ने रिएक्ट कराया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे पास कैडमियम क्लोराइड, ये क्लोराइड है सॉरी, CdCl2, दो ऐसे ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को हम लोगों ने एक कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया। सो कैडमियम क्लोराइड में से ये जो दो क्लोरीन है ना, ये दो क्लोरीन इसके पास जाके लग गए। ठीक है, दे वेंट एंड जॉइंट हियर। तो सबसे पहले इसको लिख दो, दैट इज आर सॉरी MgXCl, दो क्लोरीन यहां पे जाके लग गए। अब कैडमियम के पास दो पोजीशन खाली है, कैडमियम के पास दो पोजीशन खाली है, तो क्या करेगा, यहां पे तुम्हारा CD, एक R यहां पे लग गया, एक R तुम्हारा यहां पे लग गया। इस तरह से तुम्हारे पास डाई अल्काइल कैडमियम मिल चुका है। ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम दैट इज तुम्हारा R2CD। डाई अल्काइल कैडमियम को हम लोगों को किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, असाइल क्लोराइड के साथ। R डैश तुम्हारा यहां पे C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसके साथ क्या मिलेगा हमें, यहां पे R डैश C डबल बॉन्ड O Cl, ये भी तुम्हारे पास दो लग रहे हैं। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास दो R है। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, इट विल गेट एस R, दो R, C डबल बॉन्ड O, R डैश C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, प्लस तुम्हारा यहां पे अगेन कैडमियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, CdCl2। अब ये जो कैडमियम क्लोराइड है फिर से क्या करेगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पकड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तुम्हारा अल्काइल ग्रुप अपने ऊपर रख लेगा। अल्काइल ग्रुप को अपने ऊपर रख लिया और ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, तुम्हारा एक असाइल क्लोराइड के साथ जा रहा है। असाइल क्लोराइड में से क्लोरीन को हटा के एक अल्काइल ग्रुप को ज्वाइन करा दे रहा है, जिसके कारण तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक कीटोन मिल जा रहा है। यू आर गेटिंग अ कीटोन, फिर अगेन कैडमियम क्लोराइड मिल रहा है। तो ये वाले रिएक्शन को देखो यहां पे। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड है ये हमारे पास, इसको हम लोगों ने किसके साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास डाई इथाइल कैडमियम। दैट इज तुम्हारे पास डाई इथाइल कैडमियम तुमने कैसे बनाया यहाँ पे, हाउ डिड यू क्रिएट डाई इथाइल कैडमियम, आर तुम्हारे पास, एक सेकंड रुको, CH3CH2Mg X, ऐसे दो लिए तुमने, इसको तुमने रिएक्ट कराया विथ CdCl2, जिसे तुम्हें क्या मिला यहाँ पे तुम्हें मिल गया, यहाँ पे CD, यहाँ पे CH2CH3 डाई इथाइल कैडमियम मिल गया। डाई इथाइल कैडमियम प्लस तुम्हारा 2MgXCl। ठीक है, अब ये जो डाई इथाइल कैडमियम है उसको तुम क्या कर रहे हो, CdCH2CH3 द होल 2
इसको तुम रिएक्ट कर रहे हो तुम्हारा किसके साथ, CH3 किसका रिएक्ट किया इन्होंने, दे हैव रिएक्टेड इट विद सी, हाँ एसिटाइल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्ट करा दिया। इसको रिएक्ट कराने पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे दो कैडमियम है, ठीक है, देयर आर टू कैडमियम, सॉरी एक ही कैडमियम है, सॉरी, यहाँ पे दो तुम्हारा एसिटाइल क्लोराइड है। सो ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, ये तुम्हारा कैडमियम वापस ले लेगा, यू विल गेट CdCl2। दो अलग अलग क्लोरीन एटम्स थे, दो मॉलिक्यूल से क्लोरीन को उठा के बाहर निकाल दिया, और तुम्हारा यहां पे क्या हो रहा है, CH3 CH2, और ये जो है यहां पे लग जा रहा है, ये क्या मिल रहा है, गिव्स अस 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस तुम्हारा ये, ठीक है, ये और ये तुम्हें मिल जा रहा है विद द हेल्प ऑफ योर रिएक्शन। यहां पे आरो की जरूरत है ही नहीं वैसे, ठीक है। सो कैसे हुआ समझ में आ गया। तुम्हारे पास क्या था, डाई इथाइल कैडमियम, डाई इथाइल कैडमियम बना कैसे, इस रिएक्शन के थ्रू, इसको तुमने क्या कर दिया, दोनों के एक एसिटाइल क्लोराइड से तुमने रिएक्ट कराया, जिसके कारण तुम्हें क्या मिल गया, इसको बोलोगे क्या तुम अब, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या बोलोगे इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ ब्यूटेन टू ओन, हाँ ठीक है फाइन ओके, इफ यू डोंट लाइक इट, ठीक है ब्यूटेनॉन, हाँ एक्चुअली देखा जाए तो पेंटेनॉन से ही चाहिए होता है, पेंटेनॉन से शुरू होता है तुम्हारा, मगर बोलना ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्यों क्या बोलते हैं, वन एन करके क्यों लिखते हैं, जब हमें पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप ही वन होता है, हाँ, तुम्हारा ब्यूट टू इन वन अल करके क्यों लिखते हैं, एल्डिहाइड तो पहला ही होगा हमारा हमेशा, लेकिन कीटोन में सिखाता है कि अगर डबल बॉन्ड पहले में हुआ तो एल्डिहाइड हो जाए, कीटोन स्टार्ट सेकंड से, अरे तुम्हारा कीटोन स्टार्ट थर्ड से होता है, प्रोपेनॉन से शुरू होता है, लेकिन अगर ब्यूटोन कार्बन पहले से सेकंड पे स्टार्ट होता है, पहले कार्बन कभी हो सकता नहीं, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोपेन से स्टार्ट करेगा वो, इथेन से स्टार्ट कैसे करेगा, देखो इथेन से नहीं करेगा, प्रोपेन से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर देखो अगर क्या बोलते हैं हैबिट बनाना है बना लो, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस कैडमियम क्लोराइड तुम्हें फिर से मिल जा रहा है, ठीक है, और बंद करना। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है फ्रॉम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूएंट, अलग अलग कंपाउंड्स, ठीक है, हाँ, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in the presence of तुम्हारा anhydrous aluminum chloride, तुम्हारा क्या होता है, a corresponding ketone is obtained, एक तुम्हारा कीटोन निकल के आता है, this reaction is known as Fiddlecraft acylation reaction, ये Fiddlecraft acylation तुम्हारे अल्कोहल्स में भी आता है, Fiddlecraft acylation, ठीक है। सो बेंजीन प्लस तुम्हारा ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, असाइल क्लोराइड, यही तो है असाइल क्लोराइड, तुम्हारा एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड हमें क्या देगा, बेंजीन C डबल बॉन्डो Ar, ठीक है। तो तुम्हारा यहां पे क्या हो रहा है, हाँ, तुम्हारे पास जो क्लोरीन है, ठीक है, जो तुम्हारे एसाइल क्लोराइड के अंदर जो क्लोरीन है वो तुम्हारा सेपरेट आउट हो जा रहा है, एंड इट इज गेटिंग जॉइंड इनटू द बेंजीन रिंग, ठीक है। एसाइल क्लोराइड ऐसे ही तो दिखता है, इतना ज्यादा देख क्यों रहे हो ऐसे, इट लिटरली लुक्स लाइक दिस ओनली, नो, RC डबल बॉन्ड O Cl के फॉर्मेट में ही तो होता है, नहीं, ये रहा ना, देखो इट्स ट्रीटेड इन द विथ एसिड क्लोराइड, R C double bond O Cl, acid chloride. What is acid chloride? C double bond O OH की तरह C double bond O Cl. R C double bond O Cl in the presence of anhydrous aluminum chloride, corresponding ketone is obtained.
तो यहां से तुम्हारा जो क्लोरीन है और यहां से तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन है, वो दोनों के दोनों एक साथ निकल के बाहर चले जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, ये जो कार्बन का ये जो बॉन्ड है यहां पे जुड़ जा रहा है, एंड यू आर गेटिंग क्या, तुम्हारा करस्पॉन्डिंग कीटोन मिल जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्कोहल स्पिनॉल्स में, अल्कोहल स्पिनॉल्स में था कि पहले चैप्टर में था ना, पहले चैप्टर में था ना, ठीक है। सो from nitriles, when a nitrile is treated with Grignard reagent RMGX, ठीक है, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसको हम लोग अगर क्या बोलते हैं, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMGBR, ठीक है, R क्या है यहाँ पे हमारा, एक कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल सॉरी, तो क्या बोलते हैं तुम्हारा बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो C6H5MgBr प्लस CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको अगर हम लोग ईथर के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3CH2 C6H5NMgBr, एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज कर दें, हाइड्रोलाइज बोल रहा हूं मैं, एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहां पे वी विल बी लेफ्ट विथ CH3 C डबल बॉन्ड O O C6H5। व्हाट इज दिस नोन एज, वन फिनाइल, वन फिनाइल, फिनाइल है ना, वन फिनाइल प्रोपेनोन, 3 कार्बन एटम वाला वन फिनाइल प्रोपेनोन तुम्हारा निकल के आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड हियर, व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना के रखना, ठीक है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लेके आ रहा है, व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रिंगिंग विद इटसेल्फ, हाँ नहीं रे, आर कार्बन का कंपाउंड लेके आ रहा है अपने साथ। ये तो क्या बोलते हैं, ये हमें डिपॉजिट करना है। मेन चीज क्या थी, मेन चीज जो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आ रहा था वाज दिस थिंग, C6H5 फिनाइल ग्रुप, आर का कार्बन का ग्रुप लेके आ रहा था तुम्हारे पास, ठीक है। उसने अपना काम कर दिया, इसने क्या किया, यहां पे तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है, सबसे पहले तुम्हारा जो ट्रिपल बॉन्ड था उसको दो अलग अलग भागों में तोड़ा, तो उसने एक बॉन्ड को तोड़ के उसने क्या कर दिया, C6H5 को जोड़ दिया। दूसरे में उसने क्या किया, उसने MgBr को लगा दिया, ठीक है, यहां पे MgBr तुम्हारा बन गया। सी दैट्स हाउ यू हैव टू सी तुम्हारा रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है। वो हाउ मेनी बॉन्ड्स वर देयर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन हियर, 3 बॉन्ड्स। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड टूटा, कार्बन ने उसकी जगह क्या लगाया, फिनाइल ग्रुप को लगाया, ठीक है। फिर और बाकी के दो बॉन्ड्स, बाकी के दो बॉन्ड्स के साथ क्या हुआ, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो वहीं पे है, दोनों के दोनों बॉन्ड यहीं पे है। नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन को भी एक और बॉन्ड चाहिए, नाइट्रोजन बचा हुआ है, वो क्या कर रहा है तुम्हारा, यहाँ पे MgBr जो है, ठीक है, दैट इज MgBr स्प्लिट होके C6H5 MgBr स्प्लिट होके C6H5 तुम्हारे कार्बन के साथ जुड़ गया, MgBr तुम्हारे किसके साथ जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। सो दैट इज हाउ द होल कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड। ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास, अगेन इसको तुम क्या करोगे, दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, ये Br MgN, ये तीनों के तीनों हटके तुम्हारा ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है, NMgOHBr ऐसे करके कुछ बनता है तुम्हारा कंपाउंड। आई डोंट एक्चुअली नो अबाउट इट, मगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। यू विल गेट अनदर चीज, मगर तुम्हारे पास कीटोन निकल के आ गया। डू यू गाइस सी समथिंग, इन जितने भी तुम्हारे कीटोन के अंदर है, हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव यूज्ड सम काइंड ऑफ तुम्हारा क्या, वी हैव यूज्ड सम काइंड ऑफ असाइल क्लोराइड। कहीं ना कहीं हम लोगों ने असाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे असाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे असाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने लिटरली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया, और एट द सेम टाइम यहां पे हम लोगों ने क्या किया, वी यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रॉट वन साइड ऑफ द कार्बन, कार्बन की एक साइड में रहने वाला जो तुम्हारा चेन था जो भी था उसको लेके आया, दूसरे साइड में कौन आया था तुम्हारा, नाइट्राइल ग्रुप का जो जो भी वैल्यू है दैट वाज पार्ट ऑफ द सेकेंड साइड, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे दोनों के दोनों मिल रहे हैं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास क्या है, कीटोन के लिए दोनों के दोनों साइड में यू नीड टू हैव व्हाट, यू नीड टू हैव कंपाउंड्स, ठीक है। और तुम किसी तरह से लेके आ रहे हो बस, वेदर इट बी बाय असाइलेशन और वेदर इट बाय
द नाइट्राइल्स, तुम दोनों के दोनों को एक साथ लेके आ रहे हो और जोड़ने की कोशिश कर रहे हो बस। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है। एल्डिहाइड्स में इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि कार्बन के सिर्फ एक ही साइड में तुम्हारे पास कार्बन की जरूरत पड़ती थी, दोनों दूसरे साइड में हाइड्रोजन काफी था। इसलिए हम लोग क्या करते थे, अल्कोहल को सिंपली रिड्यूस करा देते थे। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को, सॉरी, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा देते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करा देते थे। ठीक है, मगर यहां पे बिकॉज दोनों के दोनों साइड तुम्हारे जो कार्बोइल ग्रुप है उसके दोनों के दोनों साइड में तुम्हें कार्बन चाहिए, तो तुम्हें दो अलग अलग कंपाउंड्स को साथ में लाना पड़ेगा जो अपना कार्बन को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, पहले की केस में तुम्हारा जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो आ रहा था वो कौन था, इट वॉज द एसाइल कंपाउंड, आर सी डबल बॉन्डो सीएल, वो आ रहा था। यहां पे क्या है, तुम्हारा नाइट्राइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, एक तरफ से तुम्हारा असाइल ग्रुप आ रहा है, दूसरे में तुम्हारा नाइट्राइल ग्रुप आ रहा है। इस तरह से दो अलग अलग चीजें एक साथ मिलके आ रही है, जिसके कारण हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो पा रहा है। ये समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एज फॉलोज। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जनरली एल्डिहाइड्स एंड लोअर कीटोन्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, whereas higher members of ketones and aromatic ketones are usually solid. Few exceptions like methanol is a gas at room temperature. Also, ethanol is a volatile liquid. वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। ठीक है, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, वो तुम्हारा रूम टेम्परेचर में भी क्या बन सकता है, एक गैसियस कंपाउंड की तरह रह सकता है, उतना वोलेटाइल हो जाता है अगर रूम टेम्परेचर बढ़ जाए तो। ठीक है, जनरली एल्डिहाइड्स लिक्विड स्टेट में होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड गैसियस स्टेट में होता है, और तुम्हारे पास एसिटाल्डिहाइड जो है वो क्या है, इट इज अ वोलेटाइल लिक्विड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, boiling points. Boiling points of aldehydes and ketones are higher than other hydrocarbons and ethers of comparable molecular mass because strong intermolecular associations arise due to the dipole-dipole interaction between the carbon and the oxygen. तो क्या हो रहा है, डाइपोल तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोस ऑफ अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मोलर मास ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स के अंदर तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, दे आर मोर क्लोजली पैक्ड, दे आर मोर, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। व्हाट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, इंट्रा और इंटर के बीच में फर्क समझ में आ गया। चलो, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, हाँ, हमारा जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। हम सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, जिसके कारण कार्बन तुम्हारा क्या बच जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तुम्हारा जो ऑक्सीजन है इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, जिसके कारण क्या होगा, एक डाइपोल क्रिएट होगा। डाइपोल क्रिएट होने के कारण क्या होगा, बाकी के मॉलिक्यूल्स में भी डाइपोल क्रिएट होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, जिसके कारण तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मगर अल्कोहल्स जितना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बेस्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, बहुत ज्यादा बना के रखता है अपना, जिसके कारण क्या होता है, उसके स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, हाँ, मजबूत भी होता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। इट्स एन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड सोच के देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, इट इज अ डाइपोल बॉन्ड ओनली, मगर क्योंकि हाइड्रोजन इतने सारे कंपाउंड्स में मौजूद है, हाइड्रोजन तुम्हारा बहुत सारे बॉन्ड्स बना रहा है इस तरीके से, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसी डाइपोल बॉन्ड, अ डाइपोल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रोजन इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होता है बगल वाले तुम्हारे जो मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल्स के हाइयर होते हैं, तुम्हारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लोअर होते हैं, ऑफ कंपेरेबल मास। कंपेरेबल मास दैट इज ऑलमोस्ट सेम मास वाले जो है, उनमें अल्कोहल्स की तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगी, कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की थोड़ी बहुत कम रहेगी। ठीक है, मगर
दे हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन तुम्हारे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, दे डोंट हैव एनी डाइपोल्स, ठीक है। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स जो है तुम्हारे पास, उनसे ज्यादा है, अल्कोहल्स से कम है। दैट इज द समरी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? तुम्हारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है, उनका बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन एल्डिहाइड, हायर देन तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स of the same comparable mass, but lower than that of alcohols again of the same comparable mass। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन करना सीख लोगे। हाँ, हायर क्यों है? क्योंकि दे हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। लोअर क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ में आ गया? कर लोगे इसको, अच्छे से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। Solubility. Lower members of aldehydes and ketones like methanol, ethanol, and propanol are miscible with water in all proportions because they form hydrogen bonding with water। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे कैसे आ रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है, वो तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। वो कब की बात है? जब तुम्हारे पास प्योर लिक्विड था, एल्डिहाइड करके प्योर लिक्विड था, कीटोन करके प्योर लिक्विड था। मगर अब तुम क्या कर रहे हो? इन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन को पानी में मिला रहे हो, और पानी इज फुल ऑफ किसके साथ भरा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ भरा हुआ है। जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारा जो एल्डिहाइड है उसके अंदर नेगेटिव तुम्हारा सेंटर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। पॉजिटिव सेंटर किसके पास है? क्या किसके पास है? हाँ सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, सुना नहीं मैंने ढंग से, मैं कुछ और सोच रहा था। कार्बन के पास है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? पानी के अंदर का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बनाएगा बॉन्ड? कार्बन के साथ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण तुम्हारा धीरे 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 करके सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। मगर हम सारे के सारे चैप्टर में यही बोलते हैं, जब तुम्हारा मोलर मास बढ़ने लगता है, चेन की लंबाई बढ़ने लगती है, क्या होता है? चेन जो होता है, इट इज व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज इट? नहीं 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 नहीं, हाइड्रो फोबिक, फोबिया मतलब डर, फिलिक मतलब प्यार। ठीक है, फोबिया होता है तुम्हारे लॉन्ग चेन के पास। जितना लंबा तुम्हारा चेन बढ़ते जाएगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा? फोबिया बढ़ेगा, जिसके कारण तुम्हारी सॉलिबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, हाउएवर द सॉलिबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिक्रीजेस when the length of the alkyl chain increases। All aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene, ether, methanol and chloroform etc। इन सब चीजों में तुम्हारे आसानी से डिसॉल्व क्यों हो पाते हैं? बिकॉज दे आर बेंजीन, ईथर, मेथनॉल, क्लोरोफॉर्म। व्हाट आर दे? कैसे तरह के तुम्हारे ये है? हाँ, नॉन पोलर, एग्जैक्टली, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ये सभी के सभी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक, याद है ना ये स्टेटमेंट, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तुम्हारा इसके अंदर आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे पास। ओडर, लोअर एल्डिहाइड्स हैव अ शार्प पंजेंट स्मेल, बहुत गंदी बदबू आती है। द ओडर बिकम्स लेस पंजेंट with the increase in the molecular size। Many naturally occurring aldehydes and ketones are used in blending of perfumes and flavoring agents। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट्स और ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स के लिए काम आता है तुम्हारे पास। थोड़े थोड़े अमाउंट में डालते हैं ये लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शंस। तुम लोगों को पता है सबसे जो क्या बोलते हैं, तुम लोगों को ये क्या है वो एम्बर ग्रीस क्या होता है पता है? एम्बर ग्रीस, हाँ, वेल की उल्टी। वेल की उल्टी से तुम्हारा परफ्यूम निकल के आता है। हाँ, एम्बर ग्रीस। पंजेंट चीजों से, हाँ, तुम्हारा धीरे धीरे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। जो तुम्हारा एम्बर ग्रीस, जो लोग क्या बोलते हैं ये करने जाते हैं, कलेक्ट करने जाते हैं ना, वहां पे डीप ओशन में जाके कलेक्ट करते हैं वो लोग एम्बर ग्रीस को। ठीक है, और वो तुम्हारा परफ्यूम्स इन सब चीजों में बहुत महंगा होता है वो। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस। Aldehyde and ketones are highly reactive compounds since both of these possess the same functional group, that is
polarized carbonyl group, they undergo a number of common reactions. Aldehydes और ketones, देखो at the end of the day carbonyl group के बंदे हैं वो लोग, they are part of the carbonyl group. So उनका रिएक्शन भी कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए. तो आज हम लोग हमारा आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टॉपिक. ठीक है. अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास, अभी 1 घंटे का टॉपिक बचा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं दिस माइट बी द लास्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस वाला. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोथ alkenes and carbonyl compounds, that is aldehydes and ketones, are unsaturated compounds. Why are they called unsaturated compounds? Saturated compounds और unsaturated compounds में फर्क क्या होता है? हाँ, अनसैचुरेटेड के अंदर पाई बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है. However, unlike alkenes which undergo electrophilic addition reactions, aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions. Nucleophilic मतलब पॉजिटिव लविंग. ठीक है. एडिशन रिएक्शन मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जा रही है तुम्हारे कंपाउंड के अंदर. तो सबसे पहले हमारा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर इसके बाद अलग अलग रिएक्शंस में इनको अप्लाई करेंगे. कार्बोनोइल carbonyl groups being polar due to the great electronegativity of oxygen as compared to that of carbon be हाँ, अरे बहुत इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, बीइंग, अरे तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा बाकी का चेन भी तो देखो, तुम्हारा लुक एट द अदर साइड ऑल्सो. कार्बाइल ग्रुप के अदर साइड में क्या है तुम्हारे पास, लंबी चेन है ना तुम्हारे पास. हाँ, नॉन पोलर लविंग हाइड्रोफोबिक जो है वो तुम्हारा तो इसके अंदर डिसॉल्व होगा ही होगा. सोच के देखो, तुम्हारा जो सोप मॉलिक्यूल है क्लास 10th मिसाइल्स वाले सेक्शन में, सोप क्या कर रहा है, एज अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ इट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, मगर पानी के ऊपर बन जा रहा है वो बस. ठीक है. लंबा सा चेन है तुम्हारे पास, पानी में डिसॉल्व हो रहा है ना वो, मगर आफ्टर वाइल क्या हो रहा है, वो एफरवेस होके बाहर निकल के आ रहा है. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है तुम्हारे पास, बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है कौन, तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन. ठीक है. The carbonyl group being polar due to a great electronegativity of oxygen as compared to carbon behaves as an electrophile in the presence of a nucleophile. Thus, the nucleophile readily attracts the electrophile carbon atom of the carbonyl group in the direction perpendicular to the plane of the sp2 hybridized carbonyl group. तुम्हारा sp2 hybridized carbonyl group का शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल. हाँ ठीक है, फाइन, कोप्लेनर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में होगा. तो तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनर के स्ट्रक्चर के ऊपर एग्जैक्टली एक जगह, इफ दिस इज योर ट्रायंगल, ये है तुम्हारा ट्रायंगल मान लो, तुम्हारा ये तीनों के तीनों अगर एक ही प्लेन के अंदर आ रहे हैं तो ऊपर तुम्हारा अटैच्ड हो जाएगा. ठीक है, ताकि सबसे कम रिपल्शन हो सके, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तुम्हारा 90 डिग्रीज के ऊपर तुम्हारा ये अटैच हो जाता है. ठीक है, योर न्यूक्लियोफाइल. समझ में आ गया, ये वाली बात समझ में आ गई. तो क्या होता है, the nucleophile readily attacks the electrophilic carbon atom. electrophilic carbon atom क्यों, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर जाके टकरा रहा है, तुम्हारा कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो रहा है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के लिटरली परपेंडिकुलर. इस तरह से अगर तुम्हारे पास प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर तुम्हारा अटैच हो रहा है. ठीक है. सो अटैच होते हुए दिख गया. नाउ यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत स्लो होता है. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत ज्यादा स्लो होता है, मगर तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा होता है, देखो हो रहा क्या है, देखो यहां पे वो दिखा देता हूं मैं. ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा कार्बन, डबल बॉन्ड ओ. तो यहां पे जब एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है ना, यहां पे न्यूक्लियोफाइल अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा होता है, तो वो क्या करता है, ये कार्बन जो है इसको अट्रैक्ट करने के लिए अपना एक बॉन्ड तोड़ देता है. दैट इज तुम्हारा ऑक्सीजन के पास, तुम्हारा जब भी बॉन्ड टूटता है, याद रखना, जब भी तुम्हारा बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन विल गो टू द एटम दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव.
तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास ये नेगेटिव चार्ज चला गया और तुम्हारा कार्बन के पास चला गया क्या? पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हारे पास क्या मिला है? यहाँ पे एक कार्बोकैटायन मिला है। कार्बोकैटायन क्या कर रहा है? इस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन दे के इट इज बेसिकली फॉर्मिंग क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, एक नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारे पास, जैसे NU, एक माइनस चार्ज है इसके पास, ठीक है। हाँ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा? ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। तो कार्बन खुश, कार्बन के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, तो कार्बन ने क्या किया? इस न्यूक्लियोफाइल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने पास, ठीक है। कार्बन खुश हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल के पास क्या था तुम्हारे पास? नेगेटिव चार्ज था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये भी खुश। तो दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। बस प्रॉब्लम किसको है? ऑक्सीजन को, जो नेगेटिव चार्ज है। वो क्या करेगा? बगल वाला जो एक H प्लस आयन है उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है। एक H प्लस आयन को अट्रैक्ट करके यहाँ पे तुम्हारा वो OH बना देगा, ठीक है। फिर से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू द होल मैकेनिज्म। ये हर जगह इस्तेमाल होने वाला है। जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग करेंगे, मैकेनिज्म तुमको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों तुम्हारे कार्बन हो सकते हैं, या फिर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास हो गया कार्बन, और यहाँ पे पास तुम्हारे पास क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है जो अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर दो से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है विद अ नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, उसको तोड़ दे रहा है। तोड़ने के कारण यहाँ पे क्या हुआ? इसने तोड़ दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास जाके बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे जो दो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था जो ये न्यूक्लियोफाइल, वो एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे दे रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज हट जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज हट के ये न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज भी हट जा रहा है, तो तुम्हें NU मिल जा रहा है, ठीक है। फिर फाइनली क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो है बगल वाले एक H प्लस आयन को देख रहा है। यहाँ पे एक H प्लस आयन को देखेगा, वो H प्लस आयन को देख के वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करके ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? तुम्हारे OH बन जाएंगे। दिस इज हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हाँ, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म में किसी को डाउट है? हाँ, एनी डाउट्स? किस तरह से तुम्हारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट के द कार्बोकैटायन इज गेटिंग सेटिस्फाइड बाय द न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ गया? नाउ ये जो बॉन्ड टूटना होता है ना, ये बॉन्ड टूटना ही सबसे स्लो काम होता है। हाँ, ये बॉन्ड टूट के तुम्हारा ऐसा जो सिचुएशन है बनना ही तुम्हारा सबसे स्लो प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद ये जो एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट करना इज नॉट दैट स्लो, बहुत जल्दी हो जाता है तुम्हारा। तो ओनली स्टेप जहां पे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है ये। इसको तेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग तरह के कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, ठीक है। दो अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। यू आर हैविंग अ स्लो स्टेप एंड अ फास्ट स्टेप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस। अब कार्बन के ऊपर पहले कितने एटम्स लगे हुए थे? 3 एटम्स लगे हुए थे, A, B और O। तो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज था, ठीक है। अब तुम्हारे कार्बन के पास कितने एटम्स लगे हुए हैं? 4, A, B, O और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, 4 लगे हुए हैं। तो तुम्हारा जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो था ट्राइगोनल प्लेनर से अब क्या बन गया है? टेट्राहेड्रल बन गया है। sp2 से तुम्हारा sp3 बन गया है। समझ में आ गया? सो ट्राइगोनल प्लेनर से वो क्या बना है? sp3 बना है। अगर केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डाउट है तो मैंने पहला वीडियो आज के रात को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये my aim is to teach the class 11 students the ये पूरा का पूरा व्हाट यू से केमिकल बॉन्डिंग जो है 4 क्लास में या फिर 5 क्लास में फिनिश करने का मेरा प्लान है। अगर तुम लोगों को डाउट आ रहा है किस तरह से मेरा ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, तुम्हारा फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब कुछ
सुन के डर लग रहा है, तो यू जस्ट हैव टू स्पेंड 5 आवर्स, 5 to 6 आवर्स स्पेंड करो, तुम्हारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इट विल हैपन इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So, the hybridization of carbon changes from sp2 to sp3 in the process and a tetrahedral alkoxide intermediate is formed. एक tetrahedral alkoxide, ये जो है तुम्हारा alkoxide intermediate बन रहा है, और the intermediate then picks up a proton either from the solvent, usually H2O, or from the reagent to give electrically neutral additional product. This net results in the formation of क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द नेट रिजल्ट इज एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड द हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बन के पास क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन के पास क्या? एक प्रोटॉन, H+ आयन ऑक्सीजन के पास चला गया। ठीक है, किस तरह से बॉन्ड अनरावल होके तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ रिलेटिव रिएक्शन। ठीक है, रिलेटिव रिएक्टिविटीज। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव towards nucleophilic addition reaction than ketones due to the following reasons. सबसे पहला आता है तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है तुम्हारा? Since an alkyl group has electron donating ability, that is I+, इंडक्टिव प्लस का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक कार्बोकैटायन है, ठीक है, इफ यू हैव अ कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन क्या होता है? C+। कार्बन के ऊपर जब एक पॉजिटिव चार्ज लगता है, जब तुम्हारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटा था, तो कार्बन के ऊपर क्या था? एक पॉजिटिव चार्ज था। उस समय मैंने उसे क्या बुलाया था? एक कार्बोकैटायन। नाउ कार्बोकैटायन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इट मेक्स इट अ लॉट अट्रैक्टिव। ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है किसके लिए? एक न्यूक्लियोफाइल के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी को क्या बोलते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम क्या करने की कोशिश करोगे? हाँ, जब तुम किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, अपने आप को शाइन कराने की कोशिश करोगे, है ना? हाँ, तुम बेसिकली अपने आप को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली दिखाने की कोशिश करोगे। मगर इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है? हाँ, तुम किसी को इंप्रेस करा रहे हो, मगर झुंड बना के हर कोई तुम्हारे साथ बातें करते जा रहा है। ठीक है, तुम उसका अटेंशन नहीं खींच पा रहे जिसको तुम्हें इंप्रेस करना है। तो तुम्हारा जो यहाँ पे यही चीज हो रहा है। देखो, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है? तुम्हारे जो बगल के जो कार्बन एटम्स है, वो पॉजिटिव इंडक्शन के कारण क्या करते हैं? हम मेरा जो यहाँ पे, ठीक है, मेरा जो कार्बन प्लस है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का जो ये है इंपैक्ट है, वो तुम्हारा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मेरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस होने लगता है, जिसके कारण मेरा जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जिसके कारण क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है तुम्हारा, वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता। एल्डिहाइड के अंदर क्या है? एल्डिहाइड के अंदर जो तुम्हारा कार्बोकैटायन है, उसको कमजोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन आ रहा है, एक साइड से इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मगर जब तुम्हारा यहां पे कीटोन होता है, कीटोन के लिए क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन यहां से भी दोनों के दोनों तुम्हारे क्या कर रहे हैं? इस पूरे के पूरे जो बीच में जो तुम्हारा कार्बोकैटायन का जो क्लाउड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं। इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ जा रहे हैं, जिसके कारण उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जा रहा है। कीटोन्स में रहने वाला कार्बोकैटायन जो है, यहां पे देखो, I'll draw it like this। देखो, ये कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? R है। नाउ यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। नाउ अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है, तो क्या हो जाएगा? यू विल गेट O-C+। अब यहां पे तुम्हारे पास क्या है? C+ का मतलब क्या है? यू हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मगर यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण यहां से ये लोग क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस क्लाउड के अंदर भरने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग यू विथ द नेगेटिव, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा जो कार्बोकेटायन है उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जा रहा है, जिसके कारण वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। ये एल्डिहाइड हो गया। कीटोन के अंदर क्या कहानी है, यहां पे भी आर है, यहां पे आर डैश है, दोनों के दोनों साइड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की बरसात आ रही है। हाँ, और कम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है एल्डिहाइड्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है और कीटोन्स के अंदर कम देखने को मिलता है। ठीक है, सिंस द अल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग I प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, hence greater the number of alkyl groups attached to the carbonyl group, greater the electron density on the carbonyl carbon। ठीक है, जितने ज्यादा तुम्हारे कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं उतना ही ज्यादा क्या होगा, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर होगी। दस इट लोअर्स द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड इन अ डिक्रीजेस रिएक्टिविटी। ठीक है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे तुम्हारे पास उतना ही ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज जो है तुम्हारे पास कम होते जाएगा, अट्रैक्टिव पावर तुम्हारा कम हो जाएगा, जिसके कारण तुम रिएक्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया यहाँ पे? तो पहला रीजन ये है, एल्डिहाइड सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है इन सब में, हाँ तुम्हारा फॉर्मएल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि उसके दोनों के दोनों साइड में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या ही देगा, है ना, हाइड्रोजन तुम्हारा कितना ही इंडक्टिव इफेक्ट करेगा। सो एल्डिहाइड तुम्हारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद तुम्हारा एल्काइलडिहाइड, तुम्हारा बेसिकली अगर एक साइड में तुम्हारा कार्बन लगा हुआ है, जब तुम्हारा कीटोन होता है दोनों के दोनों साइड में तुम्हारा कार्बन लग जाता है, जिसके कारण तुम्हारा कीटोन जो है सबसे कम रिएक्ट करेगा। समझ में आ गया? इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टीयरिक इफेक्ट, as the number of alkyl groups attached to the carbonyl carbon increases, the attack of the nucleophile on the carbonyl group becomes more and more difficult। ठीक है, जब कोई स्पेस नहीं होता तुम्हारे सामने, एक इफ देयर इज अ पर्सन जिसके साथ तुम इंटरेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर कोई हिंड्रेंस नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, दोनों के दोनों एक दूसरे को मिल सकते हो। ठीक है, मगर अब ये इमेजिन करो कि तुम एक मेट्रो में हो जहां पे पूरा का पूरा भरा हुआ है, तुम दोनों की नजर मिल गई, मगर क्या बोलते हैं, तुम उसके फिजिकली पास नहीं जा पा रहे क्योंकि पूरी की पूरी झुंड तुम्हारे सराउंडिंग है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस कहते हैं। जो बीच का जो कार्बन है उसके दोनों के दोनों तरफ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अगर जुड़े हुए हैं तो तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है उस कार्बन के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर तुम एक मेट्रो में हो और कोई दोस्त तुम्हारा है सामने, ठीक है, या फिर जो कोई एक पहचान में बंदा है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास आ क्यों नहीं पाता, बिकॉज लोग वो क्या बोल रहा है, मेट्रो से जब उतरेंगे तब मिलते हैं, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ भरा रहता है उस मेट्रो के अंदर, लिटरली जगह मूव करने की जगह नहीं रहती कभी कभी, है ना। इसी को हम लोग इमेजिन करके बोल सकते हैं द स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है, दो जो कार्बोनिल कार्बन है तुम्हारे पास, कार्बोनिल कार्बन जो है उसके दोनों के दोनों साइड्स में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अगर लगे हुए हैं तो तुम्हारा यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कमजोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू इमेजिन, वो मेट्रो के सीन को इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? हाँ, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर पकड़ ही नहीं पा रहे। अंडरस्टूड? ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करो। 10 द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेस एज फॉलोज। फॉर्मैल्डिहाइड के अंदर सबसे ज्यादा तुम्हारा रिएक्टिविटी होगा क्योंकि सबसे कम हिंड्रेंस है, हाइड्रोजन जैसे छोटे छोटे बौने बौने तुम्हारे एटम्स है सराउंडिंग में, तो कार्बन आसानी से पकड़ सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो में सिर्फ दो छोटे छोटे क्या बोलते हैं तुम्हारे कुत्ते बैठे हैं वहां पे, हाँ मतलब एक इंसान का स्पेस भी नहीं ले रहे, दैट इज तुम आराम से जा सकते हो, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हाँ। दूसरा, जब तुम्हारे पास एक जगह कार्बन है दूसरी जगह हाइड्रोजन है, अब क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत स्टीरिक हिंड्रेंस आ रही है तुम्हारे पास। स्टीरिक हिंड्रेंस आने के कारण जो तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड है इसका रिएक्शन थोड़ा कम हो जा रहा है। फिर फाइनली आता है तुम्हारा एसीटोन, जहां पे दोनों के दोनों साइड में तुम्हारे पास क्या है, कार्बन एटम लगा हुआ है, इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। अब यहां पे देखो बड़े बड़े जितने ज्यादा तुम्हारे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं, यहां पे उतना ही ज्यादा तुम्हारा रिएक्टिविटी है वो कम होते जा रहा है।
समझ में आ गया? सो व्हाट आर द टू रीजंस तुम्हारे पास? सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब सोच के देखो, यहां से एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मगर यहां पे दोनों के दोनों हाथों में उसने क्या करके रखा हुआ है? भर भर के क्या बोलते हैं सामान है उसके पास, भर भर के पूरा का पूरा क्राउड बना के बैठा हुआ है, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे, करना है तो भी। तो ये सबसे कम रिएक्ट करेगा, ये सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बिल्कुल स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। हाँ, झुंड नहीं है उसके साथ, जो कार्बन है उसके पूरे के पूरे चारों ओर झुंड बना के लोग बैठे नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से हो पाएगा। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा तेजी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके साथ होगा, सबसे कम इसके साथ होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नाउ, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स एंड कीटोन्स। अब तो यहां पे तुमने हमने क्या सीखा? एलिफैटिक के बारे में सीख लिया। अब एलिफैटिक मतलब क्या होता है? लॉन्ग चेन। एलिफैटिक कार्बन के बारे में तो सीखा, अब एरोमेटिक कार्बन के बारे में सीखते हैं। एरोमेटिक कार्बन में स्पेशली बेंजीन रिंग के साथ तुम्हारा एक और प्रॉपर्टी निकल के आता है, वो क्या है? रेजोनेंस, है ना? क्योंकि बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस इफेक्ट भी तुम्हारा निकल के आता है। सो जनरली एरोमेटिक हैलाइड्स, aromatic aldehydes and ketones are less reactive than the corresponding aliphatic analogous because electron donating resonance effect, R प्लस इफेक्ट बोला जाता है। कार्बन जो है, अगेन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को अगर तुमने कम कर दिया तो कौन तुम्हारे पास आएगा, है ना? सो R प्लस इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, क्या हो रहा है तुम्हारे पास? R प्लस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो इफेक्ट है, उसके कारण क्या हो रहा है? तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कम हो जा रहा है। R प्लस इफेक्ट, रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को देने का जो प्रॉपर्टी है, इसी को R प्लस कहते हैं। तुम्हें ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज याद है? इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके बाद तुम्हारा रेजोनेंस इफेक्ट, फिर उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर उसके बाद क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन ही था ना, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है देखो, दिस मेक्स द कार्बोनिल कार्बन अगेन लेस इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे ही तुम पॉजिटिव चार्ज हटा दो, यहां पे क्या हो रहा है देखो, यहां पे तुम्हारे पास, इसको ड्रॉ कर ले, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग अ बेंजीन रिंग। ठीक है, एक बेंजीन रिंग हो गया जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगा के रखा हुआ है? C डबल बॉन्ड O H। तो यहां पे इस डॉट की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है? एक बॉन्ड टूट के तुम्हारे पास ऑक्सीजन के पास चला जा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके कारण क्या हो जा रहा है यहाँ पे? सो ऑक्सीजन के पास चला गया, तो यू आर गेटिंग यहाँ पे O माइनस, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज चला गया, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज चला गया। ठीक है, नाउ फिर क्या होगा हमारे पास? व्हाट विल हैपन? अब क्योंकि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन क्या करेगा? बेंजीन चुप नहीं बैठेगा। बेंजीन नहीं बोलेगा कि अरे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? क्योंकि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, बेंजीन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, तो वो क्या करेगा सबसे पहले? हाँ, यहां पे जो तुम्हारा ये है, देखो सी, यहां पे जो तुम्हारा बॉन्ड है, यहां पे लग जाएगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड तुम्हारा लिटरली जंप कर रहा है यहां से, इट इज जंपिंग लाइक दिस। ठीक है, सो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? पहले ध्यान से देखो। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये वाला इलेक्ट्रॉन किस कार्बन का था? ये वाले कार्बन का था। ये वाला इलेक्ट्रॉन किस कार्बन का है? ये वाले कार्बन का है। ठीक है, नाउ ये कार्बन क्या कर रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे रहा है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये इसको दे दे रहा है, जिसके कारण तुम्हारे पास क्या बन रहा है? यहां पे यू आर गेटिंग, ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास गया? इसके पास चला गया। ठीक है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के तुमने किसको दे दिया? हाँ, यहाँ पे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे, हाँ, गलत बना दिया था हमने।
ठीक है, अब सही है। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगेन रेजोनेंस के कारण तुम्हारे पास, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे। हाँ, इस कार्बन ने क्या डिसाइड किया, इसके इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, जिसके कारण तुम्हारे पास क्या बन रहा है, कार्बन के पास अब पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं इन दोनों के दोनों केस में। सॉरी यार, फिर से गलत ड्राइग्राम बना दिया, O माइनस। ठीक है, सो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज दूर जा चुका है, इट हैज गॉन फार ऑफ, डायगोनली वहां पे जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा जो पॉजिटिव रेजोनेंस है, दैट इज तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकालने की जो आदत है बेंजीन की, वो क्या कर देता है, इसके न्यूक्लियोफिलिक अटैक को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे। ये स्टोरी, ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है तुम्हारे पास, इन्होंने एक लाइन में करके दिखा दिया, मगर मैं एक्चुअल मैकेनिज्म बता रहा हूं, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू टीच यू दिस। ठीक है, कुड यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, समझ में आ गया अच्छे से, मैकेनिज्म घर पे जाके ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, amongst aromatic aldehydes and ketones, aromatic aldehydes are more reactive than तुम्हारा alkyl aryl ketones, which in turn are more reactive than the diaryl ketones. तो यह, यहाँ पे जो तुम्हारे पास बेंजाल्डिहाइड है, वो कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, इवन दो इसके पास क्या नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इट इज स्टिल स्ट्रॉन्गर रिएक्टेंट देन अ कीटोन, बिकॉज कीटोन के पास मजबूरन क्या हो जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट निकल के आ रहा है, दोनों के दोनों साइड से इंडक्टिव इफेक्ट आने के कारण, यही देखो, यही लिखा हुआ है ना, देखो। However, amongst aromatic aldehydes and ketones, aromatic aldehydes are more reactive than alkyl aryl ketones. एक साइड में अल्काइल, एक साइड में अराइल कीटोन जो है, उनसे भी ज्यादा क्या है वो, हाँ, रिएक्टिव है, विच इन टर्न आर मोर रिएक्टिव देन द डाई अराइल कीटोन्स। तो तुम्हारे पास ये कैसे समझना है, देखो, इसको समझने की कोशिश करो। यू हैव, दिस इज मोर रिएक्टिव देन, दिस इज मोर रिएक्टिव देन, सॉरी, आर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज मोर रिएक्टिव देन ये। ठीक है, डाई अराइल कीटोन्स, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेंजीन में, बेंजाल्डिहाइड, फिर ये अराइल बेंजाइल कीटोन, या फिर डाई अराइल कीटोन। समझ में आ गया, हाँ, ये लिखा है इन्होंने यहां पे एक छोटे से लाइन के अंदर। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक सेकंड रुको, कितना बचा है, 4 क्लासेस तक जाएगा ये, आई डोंट थिंक ये पूरा का पूरा आज हो पाएगा। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ, aldehydes and ketones on reaction with HCN give, क्या देते हैं ये लोग, what do they give, यहाँ पे aldehydes and ketones on reaction with HCN give cyanohydrines. This reaction is very slow with pure HCN.
so it is catalyzed by a base and the generated Cn minus being a strong nucleophile readily attacks on the carbonyl carbon to yield according to cyanohydrine. ठीक है, corresponding cyanohydrine. तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे जो OH माइनस है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा HCN जो है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है, Cn माइनस बाहर निकल के आ जा रहा है H2O के साथ. तो सबसे पहला स्टेप तुम लोगों को समझ में आ रहा है, क्या बोला इन्होंने, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद hydrogen cyanide give cyanohydrines. This reaction is a very slow with pure HCl. So it is catalyzed by a base and the generated Cn minus ions. HCN जो है टूटता बहुत मुश्किल से है, ठीक है. HCN जो है तुम्हारा हाइड्रोजन साइनाइड जो है टूटता मुश्किल से है. नाउ इसके लिए अगर हम लोग एक क्या कर दें, एक बेस डाल दें, बेस क्या रिलीज करेगा, OH माइनस आयंस रिलीज करेगा. अब ये OH माइनस आयंस जो है ये HCN के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास पानी निकल के आएगा, पानी और साइनाइड आयंस तुम्हारे निकल के आ जाएंगे. ठीक है, इसको तेजी से करने के लिए हम लोग एक बेस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जस्ट टू इंक्रीज द स्पीड वी आर यूजिंग अ बेस. समझ में आ गया ये. Now, being a strong nucleophile readily attacks on the carbonyl carbon to yield corresponding cyanohydrines. ठीक है, ये वाला समझ में आ गया. साइनोहाइड्रिन्स. अब यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यहां पे Cn माइनस निकल के आ गया है. नाउ कार्बोनिल कार्बन में तुम्हारा अगेन एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है. हु इज द न्यूक्लियोफाइल हियर, Cn माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल. किस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे पॉजिटिवली कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण तुम्हारा sp2 क्या हो जाएगा, अभी sp3 बन चुका है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया तुम्हारे पास. अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पे एक ऑक्सीजन है जिसके पास एक माइनस साइन है. अब इस माइनस साइन को तुम्हें क्या कराना है, जल्दी से जल्दी H प्लस आयन दे के OH कर देना है. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रीन. कार्बन के साथ तुम्हारा एक साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसे, साइनोहाइड्रीन. समझ में नहीं आ रहा, हाँ ठीक है फाइन. सो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, वी ट्राइड टू क्रिएट मोर साइनाइड आयंस बाय एडिंग अ बेस. पानी बाहर निकला, साइनाइड आयंस भर भर के निकल के आ गए. साइनाइड आयंस ने क्या किया, क्योंकि देखो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन था उसने क्या कर दिया, एक बॉन्ड तोड़ के अपने आप को कार्बोकैटायन बनाया, ऑक्सीजन को कार्बन आयन बना, सॉरी तुम्हारा एनायन बना दिया. ठीक है, सो तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल था, जो Cn माइनस था, वो क्या कर रहा है, कार्बन के पास जाके जुड़ जा रहा है. ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है, व्हाई इज इट स्टिल एन इंटरमीडिएट, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है तुम्हारे पास, एक नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, दैट इज व्हाई इट इज एन इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. अब इस ऑक्सीजन को तुम्हारा H प्लस कौन दे रहा है, हाँ H2O या फिर HCl, पानी देगा या फिर तुम्हारा HCl देगा और तुम्हारा OH निकल के आ जाएगा. कार्बन के ऊपर साइनाइड और OH जब लगता है उसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन. आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, तुम्हारे पास एक एल्डिहाइड है, HCN है, इसको तुमने क्या क्या रखा हुआ है, एक अल्कलाइन मीडियम में डाल दिया. pH 9 से लेकर 10 तक तुमने क्या किया है, एक 7 के ऊपर बेस होता है, ऑल ऑफ यू कैन एग्री, 7 के ऊपर बेस होता है, तो 9 से लेकर 10 के बीच में तुमने एक pH लेवल बना दिया और उसमें तुमने रखा हुआ है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड. तुम्हारा एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन तुम्हारा बन जाएगा. एक सेकंड को, ACET एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ही तो लिखा है ना इन्होंने, मेरा आंख है लग रहा है, हाँ एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन मिल गया तुम्हारे पास. ठीक है, यहां पे एसिटाल्डिहाइड था, यहां पे एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन हो गया. प्लीज टेल मी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे बढ़ते हैं. साइनोहाइड्रीन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स. साइनोहाइड्रीन्स का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, भाई अगर एक एसिडिक मीडियम में डाल दो तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज दिस,
अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी किसको बोला जाता है? अल्फा मीन्स व्हाट? जो ग्रुप जिस जो कार्बन हम्म बनाकर हम्म उसी में बोलो। जिस कार्बन पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे तुम्हारा क्या अटैच्ड है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया। ठीक है, सो साइनोहाइड्रीन H3O प्लस, तुम्हारा यहां पे क्या निकल के आएगा? COOH, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब LiAlH4, व्हाट इज LiAlH4? व्हाट इज LiAlH4? उसका नाम क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड, LiAlH4। क्या ये किस तरह का कंपाउंड है? ये इज इट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन कहीं पे भी दूर दूर से नहीं है इसके पास। ठीक है, LiAlH4। तब तुम्हारा क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यहां पे तुम्हारा जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर तो OH लगा हुआ ही है, मगर यहां पे CN जो है, यहां पे तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CH2 हो जाएगा तुम्हारे पास। और N क्या हो जाएगा? N के ऊपर भी हाइड्रोजन डाल के ठोक देगा। बोलो, तुम भी रखो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन, तुम भी रखो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन, तो तुम्हें क्या मिलेगा? बीटा अमीनो अल्कोहल। अमीन है ये, NH2 ग्रुप इज नोन एज एन अमीन ग्रुप। ठीक है, सो कौन से कार्बन पे लगा है तुम्हारा? दूसरे कार्बन पे लग रहा है तुम्हारा बीटा अमीनो अल्कोहल। समझ में आ गया? सो तुम्हारे पास एसिड के थ्रू गया तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिल जाएगा। तुम्हारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू गया तो बीटा बीटा तुम्हारा अमीनो, तुम्हारा अल्कोहल। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ, इसको हम लोग क्या, इसको याद रख लेना, इस रिएक्शन को 3-4 बार लिख के देखना। ठीक है, हाँ, साइनोहाइड्रीन। समझ ये आज यू, सिर्फ और सिर्फ मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम लोगों को रटना ना पड़े। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्टेक्स्ट, वरना सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन रट सकते हो तुम लोग अगर थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट रहेगा। LiAlH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट पता अगर होगा तुम्हारे को, तो तुम क्या बोल सकते हो? हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन तुम्हारे कार्बन और नाइट्रोजन में भर भर के घुस रहा है, बस जहां पे कार्बन था वहां पे हाइड्रोजन डाल दिया तुमने दो, जहां पे नाइट्रोजन था वहां पे भी तुमने डाल दिया दो हाइड्रोजन। ठीक है, इसके थ्रू तुम्हें क्या मिल रहा है? बीटा अमीनो अल्कोहल मिल गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO3, SO3 है ना? हाँ, NaHSO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द aldehydes and aliphatic methyl ketones which are not sterically hindered on reaction with NaHSO3 give bisulfate addition product। ठीक है, bisulfate addition product हमें देखने को मिलता है। व्हाट डज इट मीन? आगे देखते हैं। ठीक है, सो यहां पे व्हाट इज दिस? इट्स अ कार्बोनिल ग्रुप। उसको तुमने किसका रिएक्ट कराया? NaHSO3 के साथ रिएक्ट कराया, तो तुम्हारा यहाँ पे ONA जो O है तुम्हारे पास, ये टूटा कैसे? देखो, सबसे पहले इसको तोड़ा कैसे हम लोगों ने देखते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O, इसको तुमने क्या कर दिया? यहां पे ऑक्सीजन दे दिया, जिसके कारण ये क्या बन गया तुम्हारे पास? कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस। NaHSO3 कैसे टूटेगा? Na प्लस, सॉरी किसके ऊपर जा रहा है? ऑक्सीजन के पास जाके तुम्हारा क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के पास जाके बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास सोडियम तो जो था, पॉजिटिव सोडियम जो था, Na प्लस जो था, वो तो यहाँ पे आ गया, ONA निकल के आ गया, O माइनस Na प्लस निकल के आ गया यहाँ पे। और जो तुम्हारा जो नेगेटिव कंपाउंड था HSO3 जो था, वो तुम्हारा यहाँ पे जाके जुड़ गया। तो हमें क्या मिला? यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन हो गया, एक साइड पे तुम्हारा O माइनस Na प्लस है, दूसरी साइड में कौन है? OSO2H। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ, NaHCO3 किस तरह से जुड़ रहा है इस पर देखने में किसको दिक्कत है? यहां तक, सिर्फ इस स्टेप पे तक पहुंचे हम लोग। फिर क्या हो रहा है हमारा? हाँ, फिर उसके बाद हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब क्या है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर? तुम्हारा ओ ये जो Na प्लस था वो हटके तुम्हारा एक हाइड्रोजन जाके घुस जा रहा है, ठीक है। सो तुम्हारा यहाँ पे Na हटा और तुम्हारा एक हाइड्रोजन जाके घुस गया, और यहाँ पे Na चला गया, यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया। ऊपर क्या था? H ऊपर था, Na नीचे था, बस दोनों ने क्या किया, अपना पोजीशन शिफ्ट कर दिया प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा कंपाउंड का नाम क्या निकल के आ रहा है? बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड क्रिस्टलाइन, ठीक है। सो यहां पे देखते हैं, एल्डिहाइड है हमारे पास, सोडियम, इसको इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, पूरा का पूरा इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे क्या है? एसिटाल्डिहाइड है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। नाउ यहां पे सबसे पहली चीज क्या होगी तुम्हारी? यहां पे तुम्हारा ये जाएगा CH3CO- प्लस H, फिर ये क्या करेगा तुम्हारा? दिस विल अट्रैक्ट CH3CO- प्लस H, ये तुम्हारा अट्रैक्ट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, O- Na प्लस हो गया। यहां पे क्या जुड़ रहा है तुम्हारा? OSO2H जुड़ गया यहां पे, हाँ, यहाँ पे H है। अब फाइनली प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ का सोडियम यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएगा, और फाइनली हमें मिलेगा क्या? इसके बाद CH3COH, यहाँ पे तुम्हारे पास OSO2Na, खत्म। समझ में आ गया क्या आया तुम्हारे पास? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, और इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट, एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट। समझ में आ गया? नाम याद रख लेना इसका, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट। आगे बढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट साइड फॉर मोस्ट अल्काइल हैलाइड्स। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम राइट साइड में रहने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम तुम्हारा राइट साइड में है, इसका मतलब क्या है? हाँ, एक सेकंड। So, the position of equilibrium lies largely to the right side for most aldehydes and to the left side for most ketones due to steric reasons. The bisulfite addition compound in is water soluble and can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute mineral acid or an alkali. ठीक है, तो हम लोग इसे वापस ला भी सकते हैं टू दिस ओरिजिनल पोजीशन। Therefore, these are useful for the separation and purification of aldehydes. ठीक है, सो तुम्हारा यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है। तो इक्विलिब्रियम जो है, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड्स एंड टू द लेफ्ट साइड फॉर मोस्ट कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स के लिए तुम्हारा बढ़ चढ़ के होगा, कीटोन्स के लिए तुम्हारा बहुत कम होगा। द बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड इन इज वाटर सॉल्युबल। ये जो है बाइसल्फाइड कंपाउंड जो तुम्हें मिल रहा है, ये क्या है तुम्हारा? इट इज वाटर soluble and can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with क्या? dilute mineral acid या फिर एक बेस अल्कैली के साथ अगर हम लोग इसे ट्रीट कर दे तो वापस क्या हो सकता है? इसको हम लोग यहां पे ला सकते हैं। Therefore, these are useful for separating and purification of aldehydes, ठीक है। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? इस चार लाइन से तुम्हें क्या समझ में आया? अगर तुम्हारे पास, देखो, अगर तुम्हारे पास एक मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों है, अगर तुम्हारे पास एक मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम बेसिकली इसे NaHSO3 के साथ रिएक्ट करा सकते हो, जिसके कारण तुम्हारे पास ये कंपाउंड बन के आएगा। ये कंपाउंड क्या है? वाटर सॉल्युबल है। कीटोन तुम्हारा वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इसको तुम सेपरेट करा सकते हो, बिकॉज दिस इज वाटर सॉल्युबल, सो यू कैन सेपरेट इट आउट।
कीटोन को तुमने हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको तुम क्या कर सकते हो, यू कैन ब्रिंग इट बैक टू दी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तक वापस लेके आ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा? सो देखो देखो देखो, ठीक है। एक ग्लास में एल्डिहाइड है, एक ग्लास में कीटोन है, दोनों को मैंने मिला दिया। अब मेरे को एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करूंगा? हाँ, क्यों? एल्डिहाइड क्या है, ये वाला रिएक्शन जल्दी से जल्दी करेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ये एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बना देगा। दिस एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड जो है, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है तुम्हें मिल गया, उसको तुमने धीरे से सेपरेट कर दिया फ्रॉम द कीटोन। कीटोन जो तुम्हारा वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो तुम्हारा सेपरेट आउट हो गया। अब तुम्हारे पास इस ग्लास के अंदर क्या बचा है? हाँ, ये एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स बचा है, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बचा है। हाँ, अरे तुम्हारा डिजोल्व नहीं होता ना, ऑयल और वाटर डिजोल्व होता है नहीं? क्या करते हैं वो दोनों? फ्लोट करते हैं। तो फिर क्या क्या, एल्डिहाइड और कीटोन, एक ग्लास में एल्डिहाइड एक ग्लास में कीटोन, तुमने एक में डाल दिया। अब मैं बोलना चाहता हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि इसको सेपरेट करके दिखाओ। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन तुम्हारे एक ही कंटेनर में है, तो मैं बोल रहा हूं मैं इसको सेपरेट करो। तो मैंने, तुमने क्या किया, तुमने NaHSO3 के साथ रिएक्ट करा दिया। ठीक है, NaHSO3 के साथ रिएक्ट कराया इसको, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कीटोन ने मना कर दिया रिएक्ट करना। अरे कीटोन थोड़ी कर रहा है, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे, देखो कार्बोनिल कंपाउंड है। तो पहला लाइन पढ़ो, द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन लाइज लार्जली टू द राइट फॉर एल्डिहाइड्स एंड टू द लेफ्ट फॉर मोस्ट कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। कीटोन्स रिएक्ट नहीं करते, कीटोन्स जो है, इक्विलिब्रियम लेफ्ट में होने का मतलब क्या है, यू विल ऑलवेज हैव लार्जर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहां पे क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण तुम्हें क्या मिल रहा है सबसे ज्यादा, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड मिल रहा है। अब इस एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड को तुमने क्या किया, यहाँ पे इस ग्लास के अंदर क्या क्या है, कीटोन है, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड है, उसको तुमने एक ग्लास के अंदर जिसके पास पानी है उसमें तुमने डाल दिया। एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड पानी में डिसॉल्व हो गया, कीटोन पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ। तो कीटोन को तुमने क्या किया, बाहर ऐसे फिल्टर आउट करके बाहर निकाल दिया। अब तुम्हारे इस ग्लास के अंदर क्या है, पानी और एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, समझ में आ गया? अब एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड को तुम क्या कर रहे हो, एक एसिड के साथ रिएक्ट करा दे रहे हो या फिर एक बेस के साथ रिएक्ट करा दे रहे हो, डाइल्यूट एसिड या फिर एक डाइल्यूट बेस के साथ तुम रिएक्ट करा रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा वापस एल्डिहाइड बाहर निकल के आ रहा है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। समझ में आया? अब भी प्रॉब्लम है? पक्का? अगले वीडियो में मैं फिर से बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, आई विल रिपीट द सेम एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो एक काम करते हैं, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड पूरे के पूरे जितने भी रिएक्शंस हम लोगों ने किए हैं उन सबको याद करो। ठीक है, हाँ, हम सब लोग एक बुक, बिना बुक ओपन किए चैलेंज करते हैं। मैं भी सारे के सारे मैं भी बिना बुक देखे ही तुमसे पूछूंगा। ठीक है, सो हम तीनों के तीनों अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, मेरे को भी मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन मेरे को भी याद नहीं रहता। ठीक है, ऑर्गेनिक में मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि और मेरे को रिएक्शंस देख के एक्सप्लेन करना आता है कि क्या हो रहा है, रिएक्शंस मेरे दिमाग के अंदर घुसते नहीं थे। ठीक है, क्योंकि रट नहीं पाता था मैं उसे। ठीक है, तो हम तीनों के तीनों एक काम करते हैं, ट्यूसडे की क्लास में विल एक्चुअली सी कि किसको कितने रिएक्शंस याद है। सारे के सारे रिएक्शंस याद कर लो एंड देन वी विल, बस 15 मिनट के लिए, पहले के 15 मिनट में हम लोग सिर्फ यही डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में डालिए। ठीक है, थैंक यू।